गुड मॉर्निंग सिवान। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको सिवान की हर एक गतिविधि, जो राजनीतिक गतिविधि हो या कोई भी गतिविधियां होती हैं, उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। अभी हम एक नई पार्टी के आगाज़ में हम आए हुए हैं, जो नया अपने कैंडिडेट को उतारी है सिवान में, जो सिवान विधानसभा 105 में, जिनको अगर कहा जाए इस कैंडिडेट को अगर कहा जाए तो ये अपने खून के रिश्ते से जाने जाते हैं सिवान में। इनका एक रिश्ता जो है वो ये सिवान के सदर अस्पताल से खून के रिश्ते से जुड़ा हुआ है। ब्लड बैंक चलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। आइए मिलवाते हैं नेमत खान आज़ाद से। स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सिवान इन्फो का और आपका भी और पूरी टीम का, और सिवान की जनता को मैं जय भीम, अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। और सिवान के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि खून का रिश्ता इन्होंने कहा, तो देखिए ब्लड डोनेट तो हम लोग करते थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि लोगों को सबसे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है और लोगों को सम्मान की ज़रूरत है, और उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम। ब्लड से हम लोग मदद करते थे, हॉस्पिटल में मदद करते थे। हमारा मकसद है कि सिवान के मेडिकल फैसिलिटी को और एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना है। तो कैसा चल रहा है सर आपका कैंपेनिंग? क्योंकि कैंपेनिंग तो बड़ी ज़ोर शोर से हर एक पार्टियां कर रही हैं और आप एक नई पार्टी हैं, तो कैसा चल रहा है आपका कैंपेनिंग? देखिए, एक हवा में कैंपेनिंग होता है, ठीक है। हम लोगों का हवा में कैंपेनिंग नहीं, हम लोग ज़मीनी आदमी हैं। ज़मीन से जुड़ के व्यक्तिगत संबंध लोगों से बनाते हैं, हम लोग लोगों की मदद करते हैं। हमारे यहाँ लोगों को बुला के फरमान नहीं जारी किया जाता है कि आपको ये करना है वो करना है। हम लोगों से पर्सनली जाके मिलते हैं और लोगों से मिलते हैं, और लोगों से हमारा जुड़ाव जो बना हुआ है, जो पीयर टू पीयर पर्सन टू पर्सन कनेक्शन होता है, वो हमारी ख़ास बात है, यूएसपी है, और हम लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो भले किसी भी पार्टी में उनको जोड़ा जाए, लेकिन वो हमारे साथ पर्सनली जुड़े हुए हैं, हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, बीमार में से जुड़े हुए हैं, और वो हमारे लिए काम करेंगे, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो है हर एक जोर शोर पैसा वगैरह सब लगाती हैं, तो आपकी एक तो नई पार्टी है और आपसे बड़ी बड़ी पार्टियां जो कि बहुत ही पुरानी पार्टियां हैं, आज़ादी के समय से लेकर के और आज़ादी से पहले तक की पार्टियां हैं, वो सारी इस समय में अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर चुकी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। वहाँ उस सभी बड़ी पार्टियों के बीच में आप अपनी पार्टी को कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए, दुनिया भर की पार्टियां हैं इस देश में। हमको लग रहा है कि 50,000 से कम पार्टी नहीं होगी। अब बिहार में 3,000 से ऊपर पार्टी है, लेकिन जो सड़क पे संघर्ष करने की बात है, जो एक लीडरशिप क्वालिटी जिसको कहा जाता है, नेतृत्व की क्षमता, वो आज चंद्रशेखर आज़ाद रावण के अलावा किसी यूथ में पूरी इंडिया में नहीं है। और जिस स्पीड से ग्रोथ हो रहा है इस पार्टी का, मुझे लगता है कि आने वाले दिन में ये सारी पार्टियाँ 2 नंबर 3 नंबर हो जाएंगी। आज़ाद समाज पार्टी आने वाले 4 साल में नंबर 1 पार्टी होगी। जब जेपी आंदोलन हुआ था, उस समय भी नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद यादव इन आंदोलनों से निकले हुए नेता हैं, तो उस समय वो भी नौजवान थे, लेकिन आने के बाद आप उनके विपक्ष खड़े हुए हैं। समय बीतते जाता है, तो आप अपने आप को स्थिर कैसे रख पाएंगे? क्या लगता है कि आप अपनी पार्टी को स्थिर रख पाएंगे आगे चल के? देखिए, जैसा आपने कहा कि मतलब जो पुरानी पार्टियां हैं, जैसे उन्होंने भी, वो भी आंदोलन से उठी हैं, ये सच्चाई है। लेकिन एक और बहुत बड़ी सच्चाई है कि चेंज इज़ इनएविटेबल, मतलब परिवर्तन ही सत्य है। अगर वक्त के साथ जो अपने आप को नहीं बदलता है, वक्त उसको बदल देती है। ये जो पार्टियां हैं वो पुरानी तौर से राजनीति कर रही हैं और वो चाहती हैं कि उन्हीं का राज रहे। वो यूथ को प्रमोट नहीं कर रही हैं, वो परिवारवाद में फंसी हुई हैं, वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को प्रमोट करने में लगी हुई हैं। तो देखिए, बदलाव तो समाज करता है ना। जहाँ पे क्या कहते हैं, दीपक सम्राट, आचार्य रवि, फरहान अम्बेडकर और दुनिया भर के ऐसे युवा हैं, जो मुझे लगता है कि सिवान में किसी भी पार्टी में ऐसे यूथ नहीं है जो कर्मठ हों, निस्वार्थ भाव से काम करते हों, इतना डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए। तो पैशन ज़रूरी। लेकिन आपकी पार्टी और पार्टियों में भी तो सेम चीज़ हो गया है, क्योंकि ये भी पार्टी जो है जात की बात करती है, निचले लोगों की सिर्फ बात कर रही है। आप सबको मिल करके बात कहाँ कर पा रहे हैं? फिर तो आप वही रीजनल पार्टियों की तरह कर रहे हैं कि जो
एक जात और एक मतलब कि कास्ट को लेकर के अपना बात सिर्फ रखती है। बहुत बहुत सही क्वेश्चन है जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पे। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक होता है इक्वलिटी और दूसरा होता है जस्टिस। इक्वलिटी का मतलब है कि जो 1 करोड़ रुपए का जो करोड़पति आदमी है और जो जिसके पास 10 रुपये नहीं है, आप दोनों को बराबर ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इक्वलिटी कभी जस्टिस नहीं कर सकती। जस्टिस का मतलब होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो पिछड़े हैं, जो वाकई गरीब हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। अब मजदूर भत्ता अमीरों को मिले तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। आप कहेंगे कि नहीं बराबरी का हक है तो मजदूरों को भी देंगे और बड़ों को भी देंगे, तो ये गलत है। हमारी जो पार्टी है वो दबे कुचलों की आवाज़ उठाती है, जो वो चाहे किसी भी उससे हों, किसी भी तबके से हों। अगर वो, आपको बता रहा हूँ मैं, आप जाइए तड़वा पे मुसहर टोली, क्या कहते हैं, नट बस्ती है, दलित बस्ती है, और क्या कहते हैं आपको सरसर के पास मुसहर बस्ती है। वहाँ पे जाने के बाद ये पता चलता है कि वहाँ पे टॉयलेट नहीं है। औरतें, नई बहुएँ, बेटियाँ टॉयलेट करने खेत में जाती हैं, नहाने नदी के पास जाती हैं, और आपको वहाँ पे नाला से पानी निकलने का नहीं है, वो लोग बाल्टी में भर के पानी दूर ले जाके फेंकते हैं। तो अभी भी हमारे शहर से मात्र आधा किलोमीटर 100 मीटर दूरी पे ऐसे लोग रह रहे हैं। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे उनकी आवाज़ उठाना कहाँ से गलत है? अगर ऐसे लोग समाज में हैं, इस तरह के दबे कुचले लोग हैं, तो उनकी भी आवाज़ उठानी ज़रूरी है, और हमारी पार्टी उन्हीं की आवाज़ उठाती है, और ऐसे लोगों को जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है हम उनकी आवाज़ उठाते हैं। बात आपकी सही है कि नाइंसाफ़ी जिसके साथ होती है उनके उठाते हैं। चलिए फिर आप ही के पार्टी के कर्मठ नेता हैं दीपक सम्राट जी, उनसे भी कुछ बात करते हैं, उनकी भी राय लेते हैं। कैसा है सर? स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, सभी दर्शकों को जय भीम। आपके पूरे टीम को मेरे तरफ से धन्यवाद, आपने आए और आकर के हम लोगों का जो बात है वो पूरे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को शुक्रिया। जैसा कि हमें पता चला कि आपके पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले हैं, उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे तो थोड़ा बताएं। जी ज़रूर। बिहार के दौरे पे इस समय हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हैं, और उसी के क्रम में सिवान का भी जो है हम लोगों का टाइम मिला हुआ है। कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे है, और वो 9 तारीख को आ रहे हैं। सुबह 9 बजे हम सभी को संबोधित करेंगे। तो पूरे सिवान वासियों से और अगल बगल के सभी जिलों से के तमाम हमारे जितने अम्बेडकरवादी हैं, भीम आर्मी के साथी हैं, और जो संविधान में आस्था विश्वास रखते हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि आप लोग आएँ। और जो दबे कुचले और मुस्लिम हमारे जितने समाज के लोग हैं, जिनका आवाज़ कोई नहीं उठाता है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण बन करके आज जो है पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। उनको हाथ को मजबूत करें आप लोग, और देश में जो है एकता भाईचारा स्थापित करने के लिए आप लोग आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पे आप लोग जिस तरीके से भरोसा करते हैं, हम लोग उसको सुचारू रूप से आगे भी लेकर के चलेंगे। जो अभी मैं राष्ट्रीय राजनीतिक में बात करूं थोड़ा, तो जो निजीकरण है, इस पे आप लोगों का क्या राय है? जो बीजेपी या जो केंद्रीय सरकार अभी निजीकरण करा रही है, उस पर आपका क्या राय है? देखिए, बीजेपी और आरएसएस का मेन फंडा यही है कि उनके जो नियत है, अपने अनेक चाल खेल करके समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनके हक अधिकार को छीन लेना, और जो नौकरियां हैं उनको इसीलिए समाप्त की जा रही है कि आरक्षण खत्म कर दे। एक बार इन्होंने आरक्षण की ख़त्म करने की बात कही तो देश में बहुत बड़ा भूचाल आया। तो उन लोगों ने समझा कि भाई ये तो समाज जो अब जागरूक हो रहा है, तो इन लोगों ने सोचा कि धीरे धीरे सही, जैसे एक मुर्गा होता है उसका धीरे धीरे पंख उड़ाइए, वो उड़ना ही बंद कर देगा, है कि नहीं? उसी तरह के इन लोगों ने गरीबों का जो हक अधिकार, इन लोगों ने आरक्षण ख़त्म करने की जो साजिश है, जैसे रेलवे बेच दी है इन लोगों ने, तमाम ऐसी सरकारी नौकरियां इन्होंने ख़त्म कर दी। तो गरीब आदमी को नौकरी मिलेगा कैसे? और प्राइवेट में आरक्षण लागू है नहीं। तो हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, और देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी भीम आर्मी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जैसे ही उनका फरमान आता है, देश में बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग निजीकरण को लेकर के उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। साथ ही साथ अभी हम साथ में हमारे हैं भीम आर्मी के उपाध्यक्ष फरहान अम्बेडकर जी, इनसे भी इनकी राय लेते हैं। कहिए सर, क्या हाल है, कैसे हैं? जय भीम। ठीक हूँ, धन्यवाद सभी दर्शकों का आपके माध्यम से जो हमारी बात सुन रहे हैं, उन सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम कहना चाहता हूँ। आज़ाद समाज पार्टी में आप नेमत जी में क्या देखे कि नेमत जी को आप लोगों ने यहाँ पर टिकट दिया? ऐसा क्या है उनमें?
देखिए, आज़ाद समाज पार्टी जो है वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक पॉलिटिकल विंग है और आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले हम उसी कैंडिडेट को प्रमोट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन में काम किया रहता है और अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी को जानता है और उसको समझता है। तो नेमत भाई जो थे हमारे, वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन में संगठन से बहुत दिनों से जुड़े हुए थे। अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी उनके कैरेक्टर में बस चुका है और वो इक्वलिटी, फैटर्निटी और मानवता, ह्यूमैनिटी को अच्छे तरह से समझ रहे हैं। और सबसे पहले हमने ये देखा कि जो सिवान में जो कैंडिडेट है अदर पार्टी की, अदर पार्टियों का कंपैरिजन जब हमने नेमत भाई से की तो नेमत भाई हर एंगल से उस कैंडिडेट से हमें बेटर मिले। इनका सोशल वर्क, इनका एडुकेशन, इनका कैरेक्टर और इनका बिहेवियर, ये चारों चीज़ें हमें अच्छी लगी और हमें लगा कि हाँ, इनको प्रोजेक्ट करना चाहिए आज़ाद समाज पार्टी से, तो हमने इनको प्रोजेक्ट किया। क्या आप लोग का मोटिवेशन क्या है? ये आप लोग का इसमें सिवान 105 विधानसभा में आपका क्या, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या करने का मतलब, सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देंगे आप? देखिए, सारे समस्याओं की जो जड़ होती है वो एडुकेशन होती है। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी एडुकेशन। अगर एडुकेशन रहेगा तो सिवान की जनता और सिवान के जो लोग हैं, जो यूथ हैं, वो सवाल पूछेंगे नेता से। अगर उनको हम लोग एडुकेटेड करेंगे तो प्रायोरिटी हम लोगों का एडुकेशन है। और सेकंड प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ सिस्टम है। सिवान का सदर अस्पताल जो है वो खुद ही आईसीयू में चला गया है, सदर अस्पताल का मैनेजमेंट। उस सदर अस्पताल को हम लोग रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसको बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। और ये आज़ाद समाज पार्टी जो है वो भीम आर्मी का विंग है, हाँ? तो आज़ाद समाज पार्टी तो नई पार्टी है, लेकिन भीम आर्मी ने समाज के लिए अभी तक क्या किया है? क्या चीज़ है आप लोगों ने क्या किया है और आपका क्या योगदान रहा है कि आपने पार्टी बनाया और आपको लगा कि हम यहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं? तो अपना योगदान बताइए। देखिए, भारत विषमताओं का देश है। अनेक जाति और धर्म के लोग रहते हैं और ऐतिहासिक तौर से आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, उनके हक अधिकारों के लिए कोई ना कोई संगठन आगे आया है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में जो हालात यहाँ के पिछड़े, दलित और माइनॉरिटी के साथ हुआ है, भारत का संविधान कहता है कि इस देश में जो भी नागरिक है उसको इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का तमाम अधिकार मिले। तो ये मुद्दे केवल संविधान में डाले गए हैं और इसको अप्लाईमेंट नहीं किया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को भीम आर्मी भारत एकता मिशन, युवाओं का जो एक संगठन है, वो ये तमाम मुद्दों को, इन तमाम चीज़ों पर काम करती है। पर जीत पाएंगे? देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं जीत पाऊँगा, क्योंकि आपने शुरू में ही बोला कि सिवान के लोगों से मेरा खून का रिश्ता है। 6,500 लोगों को ब्लड डोनेट करके मदद किया गया, उनके परिवार हैं, प्लस हमारी संगठन की टीम है, प्लस और भी सोशल वर्क संगठनें हैं, प्लस जो सिवान में CA NRC का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। तो नेटवर्क हमारा बहुत स्ट्रांग है। अब क्या है कि चुनाव चूँकि मुद्दों पे लड़ा जाता है कि आप जो सिवान में आ रहे हैं, 30 साल से सिवान में 2 कैंडिडेट रहे, 15 साल एक कैंडिडेट रहा, दूसरा 15 साल रहा। उन्होंने आपस में बांट लिया है कि नहीं मैं या तुम, तीसरा कोई नहीं। इस तरह की राजनीति खेली जा रही है बिहार में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन 30 साल की उनकी राजनीति के बाद भी आज उनके पास, जो मैं आपको बताया कि यहाँ पे ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पे टॉयलेट बाथरूम तक नहीं है, वहाँ पे गरीबी इस हद तक है कि दोपहर में वो लोग खाते हैं तो पता नहीं होता कि रात में क्या खाएंगे। तो सिवान में और दुनिया भर के मुद्दे हैं। मैं आपको एक बार मुद्दा गिना दूं, वो 30 साल के कैंडिडेट हैं, वो नहीं बता सकते हैं कि उनको सिवान को लेके विज़न क्या है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा सिवान को लेके ये विज़न है कि हर पंचायत में और सिवान के शहर के चारों कोने में एक वेंटिलेटर एम्बुलेंस होना चाहिए। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, किसी ने सोचा ही नहीं, इस पर किसी विधायक ने फिक्र ही नहीं किया या MP ने कि हर पंचायत में एक वेंटिलेटर एम्बुलेंस रखवा दे ताकि किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको सेफली हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। बैंक के सामने पैसे छीने जा रहे हैं लगातार और बाज़ार में चोरियाँ हो रही हैं मार्केट में, तो वहाँ पे सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और कोई फिक्र नहीं करता। लोग इतना मेहनत से पैसा कमाते हैं, उनका पैसा छीन लिया जाता है। थानों में या हॉस्पिटल में कोई हमारे लोग जाते हैं तो उनको वहाँ पे सम्मान नहीं मिलता है, इसको लेके कोई बात नहीं करता है। जहाँ हॉस्पिटल हैं या सरकारी दफ्तर है वहाँ पे पूछताछ केंद्र होना चाहिए, ताकि लोग पूछें कि हमको कोई कागज़ बनवाना है तो उसके लिए क्या क्या मतलब करना पड़ेगा। और दलालों के थ्रू काम करवाना पड़ता है सरकारी ऑफिसेज में। शिकायत काउंटर होना चाहिए, अगर कोई काम नहीं हो रहा तो उसका शिकायत सही जगह पे पहुँचे। हर पंचायत में पुस्तकालय होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं वहाँ से बुक लेके पढ़ें। लोग किताब डोनेट कर देंगे अगर कोई शुरुआत करे तो। दुनिया भर के ऐसे मुद्दे हैं। सिवान में हॉस्टल्स होने चाहिए जहाँ पे गरीब बच्चे रह के पढ़ाई करें। कई ऐसा मतलब विज़न है शहर को लेके। जो शहर का ट्रैफिक है वो क्लियर होना चाहिए। हॉस्पिटल का नवीनीकरण होना चाहिए। हॉस्पिटल की जो हालत है सरकारी हॉस्पिटल की, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो गलत तरीके से मेडिकल में गलत प्रैक्टिसेस हो रहे हैं या जहाँ भी गलत प्रैक्टिसेस हो रहे हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो दुनिया भर के ऐसे मुद्दे हैं जिस पे एक लोकल विधायक स्टेट के मुद्दों से और क्या कहते हैं नेशनल मुद्दों से हट के सोच सकता है। तो यहाँ पे लोकल मुद्दा तो किसी के पास है ही नहीं, बस नेशनल मुद्दे पे बात करेंगे। तो यहाँ लोकल के लिए वो लोग क्या लेके आ रहे हैं। ये सिवान अगर विधानसभा की बात कर रहे हैं, सिवान विधानसभा में अगर कोई कैंडिडेट आ रहा है विधायक के लिए तो उसके पास सिवान के लोगों के लिए क्या है, उस पर बात। तो चलते चलते हम आखिरी सवाल लेते हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं दीपक सम्राट जी से। दीपक सम्राट जी, जैसा कि आप लोगों की जो पार्टी है वो ज़्यादातर लाइमलाइट में तब आई जब एनआरसी और सीए का मुद्दा मार्केट में था, जब केंद्र सरकार ने एनआरसी और सीए लगाया था। लेकिन नीतीश कुमार ने तो आपके सारे मुद्दे को फेल कर दिया, क्योंकि उन्होंने तो सीए तो पहले ही मना कर दिया था और एनआरसी में भी वही लॉ लगवाया जो 2011 में था। तो फिर आप क्या मतलब आपका तो सारा बिहार के लिए जो आपने जो आंदोलन छेड़ा था वो तो नीतीश कुमार सीधा खारिज कर दिए। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आंदोलन देखिए कभी कमज़ोर नहीं होता। एनआरसी सीए में जो आंदोलन हम लोगों ने मजबूत किया उसका कहीं ना कहीं हमें बहुत फ़ायदा है। हमारे समाज के लोग जागरूक हुए और लाखों करोड़ों लोग जो नहीं बोलते थे वो बोलना सीख गए। बिहार में चुनाव था, इसको लेकर के नीतीश कुमार चाहे जैसे भी दलित प्रेम दिखाए और मुस्लिम प्रेम दिखाए, आज दलित और मुस्लिम जो है इन लोगों के मंसूबे को जान चुकी है कि ये वोट के लिए किसी भी हद तक ये सब गिर सकते हैं ना। और मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार जो है बड़े बड़े वादे करते हैं और दलितों के लिए जो योजनाएं और मुस्लिमों के लिए और हमारे समाज के लिए चाहे किसी भी तबके के लिए जो योजनाएं चलाते हैं वो धरातल तक पहुंचता नहीं है। वो योजनाएं जो है ऑफिस के दफ्तर तक ही रह जाता है और बाबू लोग जो होते हैं दफ्तर के और बड़े बड़े नेता वो खा जाते हैं। चाहे जल नल योजना हो या तमाम ऐसी योजनाएं हुए, शौचालय वाले योजना हुए। हमारे डिस्ट्रिक्ट को जो है लगभग डिस्ट्रिक्ट जो है ओडीएफ हो चुके हैं। लेकिन आप धरातल पे जाइएगा मेरे साथी पत्रकार महोदय, आप लोग कभी गाँव में भी जाया कीजिए, वहाँ जाइएगा तो आप बद से बदतर आज जो है दलितों की जो हालत है। हम लोग कैंपेन में निकले हुए, हम लोग हाथ जोड़ करके वोट मांगने वाले नहीं हैं। हम लोग लोगों के दिलों में जो दर्द है उसको महसूस करते हैं। भीम आर्मी के लोग जो है सबसे पहले वहाँ तक पहुँचती है जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा है। भीम आर्मी का काम ही है कि अपने लोगों को जो शिक्षा से जो वंचित हैं, जो सुरक्षा से वंचित हैं, उन लोगों को मुहैया कराना, और हम लोग दिन रात वही करते हैं। पार्टी तो हमें इसलिए बनानी पड़ी कि हमारे लोग जब तक राजनीतिक में नहीं जाएंगे तब तक हम मजबूत नहीं होंगे और वहाँ पे हम आवाज़ उठ नहीं पाएंगे। हम रोड की लड़ाई जो है अच्छे तरीके से लड़ते हैं और देश में जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे एनआरसी सीए हो या 13 पॉइंट रोस्टर हो, 10% आरक्षण हो या SC का मामला हो, चाहे रविदास जी का जो है मूर्ति तोड़ा गया वहाँ पर मामला हो, तमाम मामले को लेकर के भीम आर्मी जो है आवाज़ उठाती है और हम लोग सफल भी होते हैं चूँकि हमारी संख्या जो है सबसे ज़्यादा है। और इस देश में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, कोई विपक्ष में बैठा हुआ है तो चंद्रशेखर रावण की टीम है और बाबा साहब और कांसीराम साहब की विचारधारा है। तो हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं और मैं तमाम देशवासियों से और अपने सिवान के लोगों से यही आग्रह करेंगे कि कब तक आप लोग जो है इन लोगों के चंगुल में आप लोग फंसे रहेंगे। अगर बदलाव अगर करना है तो हम लोगों जैसे युवाओं पे आप लोग भरोसा करें, क्योंकि हम लोगों ने अपने समाज के लिए अपना सब कुछ त्याग करके निस्वार्थ भाव से इसलिए आए हुए हैं कि बदलाव हो। गलत नियत लेकर के चलिएगा तो कभी भी राजनीतिक अच्छी नहीं होगी। आज राजनीतिक गंदी है, इसीलिए हमारे लोग जो हैं उन लोगों को सुरक्षा नहीं मिलता है, ना मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। आज जो है आए दिन सिवान में हर रोज़ मर्डर हो रहा है व्यवसायियों के। क्यों हो रहा है? थाने में हमारे लोग SC ST OBC लोग जाते हैं, मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं तो वहाँ पर लगता है कि हम इंसान हैं ही नहीं। थाना प्रभारी जो है एप्लीकेशन फाड़ करके फेंक देते हैं। आए दिन सिवान में मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं। ये सारे मुद्दे धरातल के हैं और समाज को जो है हवा में
बात करके और बड़े बड़े आप वादे करिए, वो नहीं चाहिए, इसको रोटी चाहिए। और यह आज भी 70 साल बाद भी इतने लोगों की सरकारें रही, लेकिन 70 साल बाद भी आज ये समाज सुरक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के तरस रहा है। और राजनीतिक इसलिए होनी चाहिए कि समाज की बेहतरी के लिए और देश की बेहतरी के लिए वही आदमी सबसे ज़्यादा राष्ट्रभक्त होता है, वही आदमी एक अच्छा लीडरशिप उसके अंदर रहता है। इन लोगों मैं इन लोगों को कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि इन लोगों के सामने जो है देश में गंदे गंदे कानून बनाए जाते हैं हमारे गरीब लोगों के लिए, और उससे सबसे ज़्यादा कोई परेशान होता है तो हमारे लोग होते हैं। जैसे लॉकडाउन में, कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा कोई परेशान हुआ है तो बहुजन समाज के लोग हुए हैं। अगर सबसे ज़्यादा कोई पलायन करता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ से करते हैं, और परेशान वही लोग हुए हैं। और भीम आर्मी के पास कुछ नहीं रहते हुए भी रात भर अपने लोगों के साथ रही है, रोड पे चलते हुए आदमी लोगों को सहायता की है, जहाँ तक अन्न उन लोगों को हो पाया हो अन्न मुहैया कराई है, चप्पल दी है, उनको उनके घर तक पहुंचाई है। तो हम उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं। इसीलिए मुझे दर्द है कि अब ये गंदी राजनीतिक बंद करनी पड़ेगी, और नहीं तो भीम आर्मी जो है, भीम आर्मी बहुत बड़ी संगठन है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ गलत नीतियों के और ये गलत राजनीति के खिलाफ हैं। हम सभी की बात क्यों करें जब हमारा ही जो 85% बहुजन जो है वही असुरक्षित है, तो हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे। और ये जब हमारा जब पूरा हो जाएगा तो वो भी सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भी हक अधिकार की हम बातें करते हैं। तो ये थे आज़ाद समाज पार्टी के लास्ट वक्तव्य लेते हैं आज़ाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सिवान 105 विधानसभा के, नेमत भाई से। नेमत भाई, क्या आपका क्या ख्याल है जो एनआरसी और सीए पर अभी विराट मेरा ये कहना है कि पहले लोकसभा में उस कानून को सपोर्ट करना, राज्यसभा में उस कानून को सपोर्ट करना, हाँ सपोर्ट करना, उसके बाद जब देखना कि जनता उसके खिलाफ है फिर यू टर्न मारना। नीतीश पहले अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। उनका जो ये दोहरा चरित्र है वो अब बिहार की जनता जान चुकी है कि आप राजद से सट के माइनॉरिटी का वोट लेते हैं और उसके बाद भाजपा में चले जाते हैं, तो आपसे बड़ा इस धोखेबाज पूरे बिहार में कोई नहीं है। अगर आपको वाकई यकीन था तो आप चुनाव लड़के उसके बाद सरकार बनाते हैं। तो आपने जो धोखा दिया है जनता को, ये धोखा भूलेगी नहीं। और आपको परिस्थितियों का नेता कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप गिरगिट की तरह परिस्थितियों के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं। तो ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए, अगर आप वाकई दलित के सपोर्ट में हैं तो सबसे पहले संतोष की जो हत्या हुई बेगूसराय में, 2 लड़कों की हत्या हुई, उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। जिन्होंने हत्या की उनको जेल में डालिए, और जिसका गिरिराज सिंह का इसमें हाथ था, गिरिराज सिंह पे आप इंक्वायरी बैठाइए। उसके बाद ज्योति पासवान का जो बलात्कार हुआ, दुनिया भर के रेप केस हुए हैं और दुनिया भर के क्या कहते हैं हत्या का दलितों के साथ अन्याय हुआ है। आप पहले उन केसों के खिलाफ SIT गठित कीजिए और दिखाइए कि आप वाकई दलित के सपोर्ट में हैं। ये आपका दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आप दलित समाज में रहते हुए भी आप एक घटिया राजनीतिज्ञ हैं, और आपसे मतलब आपका जो चरित्र है वो पूरा बिहार जान चुका है। तो ये थे आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार 105 विधानसभा के नेमत